जैसा कि दोस्तों हम लोगों की श्रृंखला स्टार्ट है एमसीक्यू लगवाने की हायर के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास। तो उसका एमसीक्यू का जो वो है सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हमारी 30 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा कहता है सिंधु सरस्वती सभ्यता के तिथि क्रम के उद्भव में संदर्भ में हालिया पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, फिर कथन क्या है कि भिर्राना से कार्बन 14 और टीएल डेटिंग से 75 से 8000 ईसा पूर्व मानव अधिवास की पुष्टि हुई है। ठीक, दूसरा कथन क्या है? भिर्राना को प्रारंभिक चरण हाखरा वेय संस्कृति का जो प्रारंभिक हड़प्पा से भी प्राचीन है। ठीक, कुड़ान से 4000 ईसा पूर्व चांदी की मुकुट और रत्ननिधियां प्राप्त हुई हैं। पोसेल ने भिर्राना को कार्बन 14 कालिक दावों का पूर्ण समर्थन किया है। चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताइए क्या है। बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। आप अगर कहीं मिले तो बताइएगा हमें, ठीक है? कोई अगर मिले तो बताइएगा हमें। ठीक, इसका हमारा आंसर क्या होगा? सोचिए, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा होगा क्या? इसका आंसर हमारा होगा क्या? ये, क्योंकि एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और आईआईटी खड़गपुर, किसने? एएसआई और आईआईटी खड़गपुर इन्होंने क्या किया है? ठीक है, भिर्राना नामक हड़प्पा स्थल पर कार्बन 14 और टीएल डेटिंग तकनीकी से अनुप्रयोग से लगभग 7500 से 8000 ईसा पूर्व लगभग 9500 वर्ष पूर्व मानव अधिवास की वैज्ञानिक पुष्टि है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल बनाता है। ठीक, ये पहला कथन। यहाँ के उत्खनन से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्तर हाकरा वेया संस्कृति का है, जो पारंपरिक रूप से ज्ञात प्रारंभिक हड़प्पा कालीबंगा प्रथम से काफी पूर्व का काल है, जो इस सभ्यता की स्वदेशी और प्राचीन जड़ों को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार कुड़ान से 4000 ईसा पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा निधियां विशेषकर चांदी के मुकुट और मनके मिले हैं। ठीक, मनके मिले हैं। ठीक है, कथन 4 पूर्णतः असत्य इसलिए है क्योंकि ग्रेगरी पोसेल जैसे पश्चिमी विद्वान ने भिराना की इन अत्यंत प्राचीन रेडियोकार्बन तिथियां उनसे निकाले गए काली निष्कर्षों पर गहरा वैज्ञानिक संदेह व्यक्त किया था। क्या किया था? संदेह व्यक्त किया था, ना कि समर्थन किया था। क्या चीज? संदेह व्यक्त किया, इसलिए संदेह व्यक्त किया है। ठीक, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ये ए सही है। ठीक, ए हमारा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या आता है? राखीगढ़ी से कथन क्या कहता है? राखीगढ़ी के 4500 वर्ष पूर्व कंकाल के डीएनए विश्लेषण से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लोगों में स्टेपी इंडो आर्य आनुवांशिक पूर्वजों का पूर्ण अभाव पाया गया। कारण क्या दिया गया? यह आनुवांशिक साक्ष्य आर्य आक्रमण सिद्धांत को चुनौती देता है और संकेत देता है कि हड़प्पा संस्कृति का विकास स्वदेशी रूप से हुआ। क्या है? ये आप दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, या फिर ये आर दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं है, या ए सही आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। क्या इसका आंसर होगा? बताइए इसका आंसर बताइए। राखीगढ़ी के 45 वर्षों पूर्व कंकाल डीएनए विश्लेषण से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लोगों में स्टेपी आनुवांशिक पूर्वजों का पूर्ण अभाव पाया, क्योंकि यह आनुवांशिक साक्ष्य आर्य आक्रमण सिद्धांत को चुनौती देता है और संकेत देता है कि हड़प्पा संस्कृति का विकास स्वदेशी रूप से हुआ। इसका उत्तर होगा ए आर दोनों सही व्याख्या है। ठीक, पुरातात्विक जो बसंत सिद्ध हैं, उनके नेतृत्व में 2019 में जनरल सेल ऑफ साइंस प्रकाशित शोध के अंतर्गत राखीगढ़ी से प्राप्त 4500 वर्ष पुराने एक महिला कंकाल का अत्यंत सावधानी पूर्वक डीएनए अध्ययन किया गया। इस आनुवांशिक विश्लेषण से स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया कि परिपक्व हड़प्पावासियों के जीनों में स्टेपी आर्यन देहाती और ईरानी किसानों का कोई आनुवांशिक प्रभावी मिश्रण मौजूद नहीं था। ठीक, यह अभूतपूर्व आनुवांशिक साक्ष्य जो 19वीं शताब्दी चले आ रहे विवादित आर्यन आक्रमण या प्रवासन सिद्धांत का प्रबल खंडन करता है। यह प्रमाणित करता है कि हड़प्पा सभ्यता एक पूर्णतः स्वदेशी और सांस्कृतिक जनसांख्यिकी विकास था। ठीक, इन शोध परिणामों के आधार बसंत सिंह ने आउट ऑफ इंडिया सिद्धांत का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। ठीक,
ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर की सील पहचान के संदर्भ में विद्वानों और उनके मतों को सुमेलित करें। जॉन मार्शल क्या कहते हैं, डेरी श्रीनिवासन क्या कहते हैं, बीएस सालेतेर और हिल्डे बीटेल क्या कहते हैं। महिषासुर प्रतिनिधित्व करता है, वैदिक देवता का अग्नि का स्वरूप है, दिव्य भैसा मानव न कि आद्य न शिव है, या आद्य शिव का योग पशुपति रूप है। इसका वो सुमेलन कीजिए, सुमेलित क्या है, इसका सुमेलन क्या है। ठीक, जॉन मार्शल इसे क्या कहते हैं, जॉन मार्शल इसे क्या कहते हैं, जॉन मार्शल पशुपति जो मुहर उसे आद्य शिव क्या कहते हैं, आद्य शिव का रूप इसे मानते हैं। ठीक, क्या मानते हैं, आद्य शिव का रूप मानते हैं। ठीक, और जो डेरी श्रीनिवासन क्या कहते हैं, डेरी श्रीनिवासन इसे कहते हैं क्या, डेरिस इसे कहते हैं भैसा। ठीक, दिव्य भैसा मानव इसे कहा है, भैसा मानव कहा है उन्होंने, क्या कहा है, भैसा मानव। ठीक, किसमें, जॉन मार्शल आद्य शिव ए का 4 ये है, फिर क्या है, बी का 3 ये हो गया, सी का 2 क्या है, सी का 2 मतलब वैदिक देवता। वीएस सालेतोर क्या कहते हैं, सालेतोर ने इसे क्या कहा, सालेतोर ने वैदिक देवता का अग्नि कहा है, वैदिक देवता का अग्निस्वरूप। ठीक, अग्निस्वरूप। फिर अब डी का 1 महिषासुर हिल्टे एल्फ क्या कहते हैं, एल्फ इसे कहे हैं, एल्फ ने इसे कहा महिषासुर प्रतिनिधित्व कहा है, इसका ये भी है, देख लीजिए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति के भस्म टीले के संदर्भ में कौन से कथन विश्लेषणात्मक रूप से सत्य हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ये टीले लकड़ी, गोबर और जानवरों के अवशेषों को जलाने से बने प्रारंभिक पशुपालक समुदायों द्वारा बुधिहाल और उतनेर के उत्खनन से सिद्ध ये नवपाषाणकालीन मवेशी बाड़ों के अवशेष हैं, या फिर अल्विन और पदैया के शोध इन स्थलों पर बस्ती के मलबे उपकरण नहीं मिलते, पूर्णतः गैर आवासी। ठीक, इसमें से कौन से सत्य हैं, चलिए बताइए। 4 का हमारा क्या सही है, 4 का हमारा क्या सही है, 4 का हमारा बी सही है। क्यों बी सही है ना, दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थल मुख्य रूप से कहाँ, कर्नाटक आंध्र प्रदेश से, कहाँ से के अर्थात कर्नाटक आंध्र प्रदेश से क्या मिला है, भस्म टीले। क्या मिले, भस्म टीले मिले हैं। ठीक, क्या मिले हैं, भस्म टीले मिले हैं, जो अपने भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व की अद्वितीय अविशिष्ट घटना है। आरंभिक धारणाओं के विपरीत के पदैया और एफआर आल्चिन, क्या पदैया जिस विद्वान ने बुधिहाल, उतनूर और कुब्बल जैसे स्थलों उत्खनन से यह अकाट्य रूप से प्रमाणित किया कि भस्म टीले केवल अनुष्ठानिक राग के ढेर नहीं बल्कि प्रारंभिक पशुपालक समुदायों के मवेशी बाड़े भी थे, जहां विशाल मात्रा में गोबर का संचय करके जलाया जाता था। ठीक, कथन 3 असत्य क्यों है भाई, पदैया के गहन शोध ने बुधिहाल में टीलों के चारों ओर स्पष्ट आवासीय मलबे, पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डी और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य खोजे हैं। ठीक, जो यह प्रमाणित करते हैं कि पूर्णतः गैर आवासीय नहीं बल्कि एक अस्थायी अर्ध अस्थायी आवासीय बस्ती का अभिन्न अंग थे। ठीक, इसका क्या। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पुराणों के 5 लक्षण उनकी विषय वस्तु को सम्मिलित करें, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित। अब बताइए इसका। ठीक, इसका क्या होगा, सर्ग में क्या कहा गया, सर्ग। अब पहले ले लेते हैं ए सर्ग में क्या कहा गया, सर्ग में कहा गया है क्या चीज, प्राकृतिक कारणों से ब्रह्मांड की मूल रचना। ठीक,
प्रतिसर्ग में क्या कहा गया है? प्रतिसर्ग जो बी है हमारा, बी प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग ये मान लीजिए हमारा क्या कौन सा हो गया? ये 4 हो गया प्रतिसर्ग, ये 3। प्रतिसर्ग में क्या कहा गया है? प्रलय के बाद चक्रीय पुनर्निर्माण। क्या? चक्रीय पुनर्निर्माण। क्या? पुनर्निर्माण। ठीक, पुनर्निर्माण। ठीक, ये हो गया। फिर हमारा सी क्या कहता है? सी मनवंतर। क्या कह रहा है? मनवंतर। मनवंतर कहा है। मनवंतर में क्या है? मनवंतर में क्या? सी का 2 मनुओं के शासनकाल। मनुओं का शासनकाल क्या है? मनु शासन। ठीक, मनु शासन की बात होती है। फिर हमारा क्या आ जाता है? डी। डी का 1 क्या? वंशावलियाँ। इसमें क्या है? वंशावली और इतिहास। वंशावली, इतिहास। इसका मतलब हमारा कौन सा सही है? इसका हमारा सही है ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसमें भी देख लीजिए। सर्ग ब्राह्मण की मूल रचना की बात की गई है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद चक्रीय पुनर्निर्माण की बात की गई। मनवंतर 14 मनुओं के कालखंड और युग की बात की गई। वंशानुचरित में क्या गया? सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि राजाओं की वंशावलियाँ इसमें मिलती है। ऐतिहासिक महत्व है। 5वां लक्षण जो वंश देवताओं और ऋषियों का वंश वितरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मध्य पाषाण काल में पाषाण उपकरणों के आकार में भारी कमी आई, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इनका उपयोग लकड़ी, हड्डी के हत्थों से जड़कर मिश्रित उपकरण बनाने में होता था। खाद्य कारण प्लीस्टोसीन के अंत और होलोसीन की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन से बड़े जानवरों के बजाय छोटे जानवरों के शिकार और नए खाद्य संग्रहण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। चलिए, इसका आंसर क्या है? ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं है। या ये सही, आर गलत है? ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ठीक, कि मध्य पाषाण काल में पाषाण उपकरणों के आकार में भारी कमी है, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इनका उपयोग लकड़ी, हड्डी, हथों को जोड़कर मिश्रित उपकरण बनाने में होता था। कथन तो एकदम सही है। कारण क्या है? क्योंकि प्लीस्टोसीन के अंत में और होलोसीन की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन से बड़े जानवरों के बजाय छोटे जानवरों के शिकार और नए खाद्य संग्रहण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसका मतलब कि इसका ये सही है। क्यों सही है? ठीक, क्यों सही है? क्योंकि प्लीस्टोसीन जिसे हिमयुग के अंत होलोसीन की शुरुआत में वैश्विक जलवायु गर्म और शुष्क होने लगी, जिससे वनस्पतियों और जीवों में व्यापक बदलाव आया। इस वातावरणीय परिवर्तन ने पुरापाषाण काल में भारी भरकम उपकरणों और बड़े जानवरों के शिकार के बजाय छोटे तेज भागने वाले जानवरों के शिकार और नए प्रकार के खास संग्रहण की आवश्यकता को जन्म दिया। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे सूक्ष्म ज्यामितीय पाषाण उपकरण, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, का आविष्कार किया। इसमें इन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को हड्डी या लकड़ी के हत्थों से जड़कर मिश्रित कंपोजिट टूल जैसे तीर, भाले, हंसिया बनाए जाते थे। यह तकनीकी विकास पर्यावरण के साथ मानव के कॉग्निटिव एडेप्टेशन का उत्कृष्ट ऐतिहासिक उदाहरण है। ठीक, ये है, इसका ये भी है। फिर आते हैं बोगस कोई अभिलेख। लगभग 1400 साल ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है अनातोलिया वर्तमान तुर्की से प्राप्त हित्ती और मितनी राज्यों के बीच संधि का वर्णन है। संधि के साक्षी 4 ऋग्वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इसमें वरुण को शक्ति रक्षक और नासत्य को सहयोगी की सहायता करने वाला बताया गया। यह आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिण सिद्ध करता है। इसमें से कौन सा सही है? चलिए, इसमें कौन सही? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? क्या सही है? ये हमारा सही कौन सा है? बी सही है। बी क्यों सही है? क्योंकि जो ये चौथा जो है आर्यों का मूल निवास दक्षिण भारत सिद्ध करता है, इसमें तो उल्लेख ही नहीं है। ठीक, तो हमारा ये सही है। ठीक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो बोगस कोई अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास और वैदिक काल के कालक्रम के निर्धारण में एक मील का पत्थर है। ये यूनिफॉर्म अभिलेख हित्ती और मितन्नी राजाओं के बीच हुई राजनीतिक संधि का विस्तृत दस्तावेजीकरण है, जिसमें संधि के साक्षी के रूप में 4 प्रमुख ऋग्वैदिक देवता कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का स्पष्ट आह्वान किया गया।
इस ग्रंथ में वरुण को शपथ और संधियों का रक्षक तथा नासत्य को सहयोगियों को परास्त करने वाला बताया गया। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहते हैं हमारा, ताम्रपाषाण संस्कृतियां उनके विशिष्ट मृदबांधों विशेषताओं का सही मिलान करें। आहड़, कायथा, मालवा, जोरवे। लाल धूसर मृदभांड गोलाकार झोपड़ियां, काले व लाल मिश्रित मृदभांड ग्रामीण संस्कृति, चॉकलेट स्लिपवेयर, चंबल की सहायक नदियां, काले पर लाल भित्ति चिन्ह, बनास नदी घाटी। चलिए इसका मिलान करिए, इसका मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का मिलान करिए। आहड़, क्या हमारा ए है आहड़, क्या है आहड़, आहड़ जिसे आहड़ में क्या मिलते हैं, आहड़ में हमें मिला है काले लाल भित्ति चिन्ह मिलते हैं, भित्ति चिन्ह कहाँ है, बनास घाटी, कहाँ, बनास घाटी। ठीक। फिर हमारा जो बी है कायथा, क्या है कायथा, कायथा में, कायथा किसके लिए है, कायथा में यहाँ मिलता है चॉकलेट स्लिप्ड वेयर यहाँ हमें मिलता है। ठीक, चॉकलेट स्लिप्ड, चंबल की सहायक नदियाँ, ठीक, चंबल नदी। फिर हमारा आ जाता है मालवा, हम आ जाते हैं मालवा में हमें क्या मिलता है, मालवा में हमें लाल धूसर मृदभांड मिलते हैं। क्या, लाल धूसर मृदभांड, क्या लाल धूसर मृदभांड हमें मिलते हैं, क्या चीज़, लाल धूसर मृदभांड हमें मिलते हैं। ठीक। फिर हमारा आ जाता है जोरवे, में हमारे क्या मिलता है, जोरवे में हमारा मिलता है क्या, काले लाल मिश्रित मृदभांड, क्या मिलते हैं यहाँ पर, मिश्रित मृदभांड। ठीक। जोरवे क्या थी, ग्रामीण संस्कृति, क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक, ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक, इसे भी आप देख सकते हैं, इसमें आंसर देखिए। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मध्य और पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियां मालवा और जोरवे अपने समकालीन पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता के भांति पूर्ण नगरीकरण को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि इनके पास टिन मिश्रित कांस्य तकनीक का अभाव था और तांबे का उपयोग सीमित था, जिसके विकसित व्यापारिक नेटवर्क और अधिशेष कृषि का अभाव रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं है, ये सही आर गलत है, ये गलत है आर सही। इसका आंसर क्या बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा ए आर दोनों सही, आर ए सही व्याख्या। क्यों सही है भाई, क्यों, ताम्रपाषाण युग की प्रमुख बस्तियां कहाँ मिलती हैं, हमें मालवा मिलती है, आहड़ मिलती है और जोरवे में। ठीक, ये अपने पूर्ववर्ती जो हड़प्पा सभ्यता है नगरीकरण के लिए जो जानी जाती हैं, लेकिन ये नगरीकरण तक नहीं पहुंच पाई थी। ठीक, ये क्या है कि तांबे का उपयोग करते थे, तांबा क्या है, तांबा बहुत नरम धातु होती है। ठीक, और टिन मिलाकर अगर इसमें टिन मिलाए तब वो कांसा बन जाता था जो बहुत मजबूत होता था। इस चीज़ का यहाँ पर अभाव हमें मिलता है, और जो कांसे के उपकरण जो हैं उसका भी यहाँ पर हमें अभाव मिलता है। ठीक है, लंबी दूरी के जो पूर्ण विकसित व्यापारिक नेटवर्क था वो भी हमें यहाँ चीज़ों का अभाव दिखता है। ठीक, तो इस प्रकार ये क्या चीज़, ये इस प्रकार हमारी ग्रामीण संस्कृति थी। तो ये आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। ठीक है, वैदिक कालीन रत्निन और उनके कार्यों का सही मिलान करें। ठीक, वैदिक कालीन जैसे भागदूत का काम क्या था, संग्रहित का काम क्या था, बृहस्पति का काम क्या था, अष्टपति का काम क्या था। भागदूत क्या करता था, भागदूत अगर याद हो आपको, भागदूत करता था क्या, कर संग्रह करता था। क्या चीज़, कर संग्रह करता था, क्या चीज़, कर संग्रह करता था। ठीक, और क्या चीज़ भी,
ग्रहित क्या करते थे, संग्रहित क्या करते थे? ये राजकोषाध्यक्ष थे। कौन? राजकोष के अध्यक्ष, राजकोषाध्यक्ष। ठीक। अब बृहस्पति कौन थे? बृहस्पति क्या थे? चारागाह प्रमुख थे। क्या थे? चारागाह प्रमुख थे। ठीक, बृहस्पति क्या? चारागाह प्रमुख। फिर आते हैं डी के अस्थपति। अस्थपति क्या था? अस्थपति डी का 4 सीमा क्षेत्र प्रमुख थे। कौन से? सीमा क्षेत्र प्रमुख। क्या थे? सीमा क्षेत्र प्रमुख थे ये। तो इसका हमारा आंसर होगा ए। क्या चीज? ए आंसर होगा। ठीक, क्या आंसर हो रहा है? ए आंसर हो रहा है ना। तो अब लिखा है कि कॉस्मस इंडिको प्लूस्टेस की क्रिश्चियन टोपोग्राफिक संदर्भ निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? क्या कह रहा है ये? यह ग्रंथ रोम और अरब फारस खाड़ी के व्यापारिक मार्गों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें भारत के पश्चिमी तट पर माले मालाबार के 5 बंदरगाहों का उल्लेख है। काली मिर्च निर्यात के प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ भारत में किसी ईसाई समुदाय या चर्च की उपस्थिति को पूरी तरह नकारता है। चलिए, क्या सही? इसमें केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 2 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए बताइए 11 नंबर का क्या सही है? इसका सही है इसका सही है हमारा क्या? इसका सही है हमारा सी। सी क्यों सही है? सी इसलिए सही है, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी का अलेक्जेंड्रियन व्यापारी बाद में ईसाई भिक्षु बना। कौन? कॉस्मस इंडिको प्लूस्टेस अपनी रचना क्रिश्चियन टोपोग्राफी के लिए विश्वविख्यात है। इस भूगोलिक ग्रंथ में रोमन साम्राज्य, अरब और फारस की खाड़ी के व्यापारिक मार्गों का अत्यंत सूक्ष्म और प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त होता है। ठीक, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, फिर दूसरा क्या है? कॉस्मस ने अपने विवरण में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मालाबार क्षेत्र के 5 प्रमुख बंदरगाह जैसे मंगरूथ, पुडोपट्टना, नालोपट्टना का स्पष्ट, जो उस समय काली मिर्च निर्यात के प्रमुख केंद्र थे। ये भी हमारे क्या? ये भी सही है। लेकिन जो ये है, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं सिंधु लिपि के अर्थापन के प्रयासों के संदर्भ में असत्य कथन पर का चयन करें। अस्कोपार्पोला सिंधु लिपि मुख्यतः चित्रलिपि से द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया। इरावथम महादेवन ये क्या कहते हैं? महापाषाणिक भित्ति चिन्हों और हड़प्पाई लिपि भी संरचनात्मक समानता की बात करते हैं। बीबी लाल 1960 के दशक में हड़प्पा और महापाषाण काल के प्रतीकों की भी सांस्कृतिक निरंतरता की बात करते हैं। महादेवन और पार्पोला दोनों सिंधु लिपि को इंडो यूरोपियन भाषाओं का सीधा स्पष्ट कहते हैं। ए असत्य है, बी असत्य है, सी असत्य है, डी असत्य है। कौन सा असत्य है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? ये है। क्या है? ये है। ठीक है। 12 क्यों? क्योंकि सिंधु लिपि के जो उद्वाचन का जो वो है, वो कई दशकों से प्रयास चल रहा है। जैसे फिनिश विद्वान जो अस्कोपार्पोला और प्रख्यात भारतीय पुरालेखवेत्ता जो इरावथम महादेवन दोनों ने सिंधु प्रतीकों का गहन संरचनात्मक विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाले कि सिंधु लिपि संभवतः द्रविड़ भाषा परिवार से गहराई से संबंधित है, ना कि इंडो यूरोपियन या आर्यन भाषा से। ठीक, इसमें जो बीबी लाल और इरावथम महादेवन ने लौह युगीन दक्षिण भारतीय महापाषाणी भित्ति चिन्ह और हड़प्पा लिपि अत्यंत मजबूत और स्पष्ट सांस्कृतिक भाषाई निरंतरता का प्रस्ताव दिया, जो दर्शाते हैं हड़प्पाई और महापाषाणी के लोग संभवतः एक ही भाषाई समूह से। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 13 क्या कहता है? वैदिक साहित्य के विकास क्रम में आरण्यक ग्रंथों के दार्शनिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरण्यक ग्रंथ वानप्रस्थों के लिए जंगलों में रचे गए थे, जो यज्ञों के रहस्यवादी और दार्शनिक अर्थों की व्याख्या करते हैं। यह ग्रंथ ब्राह्मणों के कर्म मार्ग और उपनिषदों के ज्ञान मार्ग भी सेतु का कार्य करते हैं। आरण्यक ग्रंथों में मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण की वास्तुकला नियमावली दी गई है। इसमें कौन सा सही है? केवल 1 सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है? चलिए बताइए इसमें कौन सही है?
कौन सही है? इसमें हमारा सही है क्या? बी। बी सही है। बी क्यों सही है? बी क्यों से? क्योंकि वैदिक साहित्य के विकास क्रम में आरण्यक का दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व अद्वितीय। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? अरण्य। अरण्य मीन्स क्या होता है? जंगल। यह ग्रंथ मुख्य रूप से उन ऋषियों और वानप्रस्थ आश्रमों के अनुयायियों के लिए लिखे गए जो वनों में एकांतवास करते थे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। ठीक। फिर इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित वैदिक यज्ञ और कर्मकांडियों की विशुद्ध भौतिक अनुष्ठानिक व्याख्या से हटकर उनके गहरे रहस्यवादी, प्रतीकात्मक, ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से ग्रंथ कर्म मार्ग, जिन्हें अनुष्ठान और उपनिषदों से पूर्णतः दार्शनिक ज्ञान मार्ग भी अनिवार्य मध्यस्थ सेतु का कार्य करते थे। अर्थात ये भी हमारा सही है। ठीक। लेकिन हमारा 3 क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें क्या है? मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण, वास्तुकला नियमावली इसमें दी ही नहीं गई है। ठीक। मंदिर निर्माण, वास्तुकला, मूर्ति पूजा कोई भी अवधारणा इस नियमावली में मौजूद नहीं है। ठीक। क्योंकि वैदिक धर्म मुख्य रूप से खुले में किए जाने वाले यज्ञों और प्रकृति पूजा पर आधारित था। किससे? यज्ञों और प्रकृति पूजा पर आधारित था। ठीक। क्वेश्चन नंबर अपना हमारा क्या है? 14 क्या है? ऋग्वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था अपने आरंभिक चरण में लचीली थी, जन्म पर नहीं कर्म और व्यवसाय पर आधारित था। कारण क्या कह रहा है? ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत प्रारंभिक वैदिक काल की मूल रचना है जो समाज की कठोरता दर्शाता है। चलिए इसका क्या है? ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए सोच के। इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा क्या? आंसर हमारा होगा सी। क्योंकि सी इसलिए होगा क्योंकि पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज एक कबीलाई और समतामूलक समाज था जहां वर्ण व्यवस्था अपने आरंभिक चरण में अत्यधिक लचीली थी और यह जन्म पर आधारित न होकर व्यक्ति कर्म और व्यवसाय पर निर्धारित करती थी। जैसे कि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसायों को कर सकते, जैसे कोई कवि है, कोई वैद्य है, कोई जन अन्न पीसने का काम कर सकता है। लेकिन कारण क्या दिया कि ऐतिहासिक भाषाई दृष्टि से गलत, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ब्रह्मा के शरीर के चारों वर्णों की दैवी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है जो समाज के पदानुक्रम को दर्शाता है, परंतु भाषा विज्ञान और इतिहास लेखन दृष्टि से 10वां मंडल ऋग्वेद की मूल रचना नहीं है। इसे बहुत बाद में उत्तर वैदिक काल के करीब जोड़ा गया था जिसे क्षेपक माना जाता है। ठीक। इसलिए गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थलों और उनमें प्राप्त साक्ष्यों को सम्मिलित कीजिए। लंगनाज, बागोर, भीमबेटका, चौपानी मांडो। चलिए विस्तृत गुफा चित्रकला, आर्टिस्ट एसगेल बीट्स, मानव कंकाल, माथे पर कट के निशान, हड़प्पा से सहजीवी संबंध, भारत का सबसे बड़ा माइक्रोलिथ स्थल, पत्थर के फर, प्राचीनतम मृतभांडों के साथ सहित निरंतर आवासीय स्थल। ठीक। 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर क्या कहते हैं? लंगनाज। लंगनाज हमारा लंगनाज क्या है? लंगनाज 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 किस लिए फेमस है? लंगनाज हमारा किस लिए फेमस है? लंगनाज हमारा यहाँ 14 मानव कंकाल मिले। क्या? 14 मानव कंकाल। ठीक यहाँ मिलते हैं। हड़प्पा से संबंध है। ठीक। इसका हड़प्पा संबंध मिलता है। फिर बागोर। बागोर हमारा क्या है? बागोर से हमें क्या मिलता है? बागोर से हमें मिलता है क्या? भारत का सबसे बड़ा ये माइक्रोलिथ स्थल है। माइक्रोलिथ स्थल है। क्या है? माइक्रोलिथ स्थल है। माइक्रोलिथ स्थल है। ठीक। स्थल है ये। ठीक। और क्या है जो हमारा सी भीमबेटका? भीमबेटका क्या मिला? भीमबेटका में हमें क्या मिलता है? विस्तृत गुफा चित्रकला। क्या? विस्तृत गुफा चित्रकला। क्या? गुफा चित्रकला ये हमें मिलता है। ठीक। फिर हमारा क्या है? डी का 4 आ जाता है सीधा। डी का 4 मतलब ये हमारा जो चौपानी मांडो प्राचीनतम मृतभांडों के साथ सहित निरंतर आवासीय स्थल यहाँ मिलता है। इसमें भी देखिए आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 16 हमारा क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल में कृषि अधिशेष
और क्षेत्रीय साम्राज्यों जनपदों के उदय में तेजी आई, जिसका चरमोत्कर्ष मगध के उदय के रूप में हुआ। कारण दिया गया लोहे की तकनीक के व्यापक उपयोग ने घने जंगलों की सफाई और गहरी कृषि जुताई की संभावना है, जिससे आर्थिक राजनीतिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, क्या इसका ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या सही है, ए आर दोनों सही, व्याख्या सही नहीं है, ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही, क्या इसका बताइए। इसका हमारा आंसर होगा ए हमारा सही है। क्यों सही है भाई, क्यों सही है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, लगभग काल कितना माना है, उत्तर वैदिक काल हमारा क्या माना जाता है, उत्तर वैदिक काल कितना यार 1000 BC से 600 BC, 600 BC ठीक माना जाता है। और लोहे को इसमें क्या श्याम है इसकी श्रेयस कहा गया है। और इसके कृषि उपकरण जैसे लोहे के फार वाली कुल्हाड़ी, हल के रूप में व्यापक उपयोग ने मध्य पूर्वी गंगा घाट के अत्यधिक घने जंगलों को साफ कर कठोर मिट्टी को गहरी जुताई करना संभव बनाया। इस तकनीक क्रांति से कृषि अधिशेष एग्रीकल्चरल सरप्लस उत्पन्न हुआ, और इस अधिशेष ने एक ओर तो जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण में योगदान दिया, दूसरी ओर राजाओं को एक नियमित कर प्रणाली स्थापित करने और स्थायी सेना रखने में सक्षम बनाया। ठीक, सक्षम बनाया। यही तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन अंततः मगध जैसे विशाल और शक्तिशाली महाजनपदों के उदय का प्राथमिक कारण बना। ठीक, ये सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, प्राचीन भारत की न्याय प्रणाली में निम्नलिखित संस्थाओं के अर्थ का विचार करें। कुल, परिवार, समान पृष्ठभूमि वालों के बीच विवाद सुलझाने वाली पारिवारिक परिषद थी। श्रेणी, व्यापारियों, कारीगरों और पेशेवरों के विवाद सुलझाने वाली परिषद थी। गण, ग्राम के बुजुर्गों की बड़ी सभा ग्राम पंचायत के समान थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या कौन से सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, केवल 1, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3, क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सही है क्या, डी। डी क्यों सही है भाई, डी क्यों सही है, क्योंकि प्राचीन भारतीय न्याय प्रणाली और कानूनी संरचना केवल राजा के दरबार से सीमित एकात्मक प्रणाली नहीं थी, बल्कि इसके अत्यंत मजबूत और विकेंद्रित पदानुक्रम, जिसका उल्लेख कात्यायन की स्मृति और अन्य धर्म शास्त्रों में मिलता है। कुल सबसे निचली इकाई थी, जहां परिवार के वरिष्ठतम सदस्य या बुजुर्ग आपसी परिवार विवाद को सुलझाते थे। उसके स्तर पर श्रेणी होती, जो व्यापारियों, कारीगरों, पेशेवरों और गिल्ड सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक विवादों का निपटारा करती थी। गण ग्राम स्तर की एक बड़ी और सम्मानित सभा थी, आधुनिक ग्राम पंचायत के समान। तो अर्थात ये तीनों हमारे सही हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वैदिक नदी सरस्वती के भूगोल और पहचान के संदर्भ में नवीनतम पूरा भौगोलिक और पुरातात्विक शोध क्या इंगित करते हैं। सरस्वती केवल एक पौराणिक रूपक नदी है, भौतिक भूगोल में कोई अस्तित्व नहीं। सरस्वती की पहचान गग्गर हाकरा प्रणाली से टेक्टोनिक गतिविधियों और सहायक नदी दृश्यवती सतलुज के मार्ग परिवर्तन से सूख गई। सरस्वती की पहचान केवल अफगानिस्तान की हेलमंद नदी से भारत में कोई बहाव नहीं। सरस्वती गंगा की सहायक नदी थी, विंध्य पर्वत से निकलती थी। चलिए इसका क्या आंसर, इसमें कौन सा सही होगा, क्या होगा, ए सही, बी सही, सी सही, डी सही। इसका आंसर हमारा सही होगा क्या, बी। बी क्यों सही होगा, क्योंकि सरस्वती की पहचान घग्गर हाकरा प्रणाली से टेक्टोनिक गतिविधियों और सहायक नदी से दृश्यवती सतलुज का मार्ग परिवर्तन से ये सूख गई थी। ठीक, आधुनिक भूवैज्ञानिक शोध और पूरा जलवायु अध्ययन और इसरो की सैटेलाइट इमेजिंग ने इसे केवल एक पौराणिक नदी मानने के सिद्धांत को खारिज कर दिया। वैज्ञानिक शोध सरस्वती को वर्तमान घग्गर हाकरा नदी प्रणाली के पैलियो चैनल के रूप में दृढ़ता से मानते हैं, जो प्राचीन काल में हरियाणा राजस्थान से होते अरब सागर में गिरती थी। ठीक, विवर्तनिक इसे टेक्टोनिक कहते हैं गतिविधियों के कारण इसकी प्रमुख सहायक नदी सतलुज, जिसे शतद्रु और यमुना दृश्यवती ने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे सरस्वती जल स्तर कम हो गया और लगभग 4000 वर्ष पूर्व पूर्णतः सूख गए, जिसका सीधा विनाशकारी प्रभाव हड़प्पा सभ्यता के पतन पर पड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का कर भीमबेटका गुफा कला द्वारा निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ठीक, क्या कहते हैं, यहाँ के चित्रों को 9 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। उच्च पुरापाषाण से ऐतिहासिक काल तक सबसे घने चित्रित रॉक शेल्टर वे थे जहाँ अधिक धूप आती थी और जो मानव निवास के लिए उपयोग नहीं होते थे। चित्रों में केवल पशुओं के चित्र हैं, मानव आकृतियों का पूर्णतः अभाव है। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3। चलिए बताइए क्या है।
इसका आंसर हमारा आएगा क्या, इसका आंसर आएगा हमारा क्या, बी। बी क्यों आएगा भाई, बी इसलिए आता है। अब पहले थोड़ा बता दो भीमबेटका कहाँ, भीमबेटका हमारा क्या है, एमपी, एमपी में पड़ता है, एमपी रायसेन जिला, रायसेन जिला। ठीक ठीक ठीक। यहाँ जो पुरातत्वविद हैं 9 क्रमिक चरणों में बांटा है। ठीक, उच्च पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक हैं। ठीक, जो इनके चरणों को बांटा गया है। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि चित्रकारी वाले आश्रयों में अधिक प्राकृतिक धूप आती थी। उनका उपयोग सामान्य मानव निवास के लिए नहीं किया जाता था, जो यह इंगित करता है कि चित्र केवल सजावट के लिए बल्कि किसी अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। और कथन पूर्णतः गलत क्यों, 3 पूर्णतः गलत क्यों है, क्योंकि यद्यपि पशुओं के चित्र बहुतायत में, किंतु मानव आकृतियां जैसे शिकारी, समूह नृत्य करते हुए लोग और परवर्ती काल के घोड़े पर सवार योद्धा भी स्पष्ट और प्रचुर मात्रा में इनकी भी चित्र मिलते, इसलिए तीसरा गलत है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में बलि शब्द का अर्थ क्या था, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बलि शब्द का क्या अर्थ था। युद्ध में हारे कबीलों से लिया जाने वाला अनिवार्य जुर्माना। ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट। उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर बना। केवल पशु बलि के दौरान पुजारियों को दी जाने वाली दक्षिणा। व्यापारियों द्वारा श्रेणी को दिया जाने वाला व्यापारिक चुंगी कर। क्या इसमें सही है, चलिए बताइए इसमें सही क्या है, इसमें सही हमारा क्या है, इसमें सही हमारा क्या है, क्या है, क्या है इसका हमारा सही है बी। क्या सही है, बी। बी क्यों सही है, क्योंकि बलि जो शब्द है उसका ऐतिहासिक अर्थ समय के साथ परिवर्तित हुआ है। आरंभिक ऋग्वैदिक काल में जब समाज एक खानाबदोश, पशुचारक और कबीलाई अवस्था में था, तब बलि अर्थ राजन को राजा द्वारा या फिर जिसे राजन बोला था स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक उपहार या चढ़ावा था। चूंकि कोई अस्थायी कृषि उसमें थी नहीं, इसलिए कोई नियमित कर प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। हालांकि जब समाज उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करता है और अस्थायी कृषि और जनपदों की स्थापना होती, तब यह स्वैच्छिक बलि एवं अनिवार्य कर में परिवर्तित हो गया। इस अनिवार्य कर को नियमित रूप से वसूलने वाले के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है, जिसे भागदूत। ठीक, तो राज्य के राजस्व प्रशासन की शुरुआत का सूचक है। ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का पुरातात्विक स्थल कुणाल हरियाणा के महत्व के संदर्भ में कौन सा तथ्य सर्वाधिक प्रासंगिक है। यहाँ के भारत के प्राचीनतम लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से 4000 ईसा पूर्व के प्रारंभिक हड़प्पाई चांदी के 2 मुकुट, सोने का आभूषण, 12000 माइक्रोबिट्स वाली निधियाँ प्राप्त हुई। यह नवपाषाण कालीन आवासों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मध्यपाषाण कालीन मानव कंकाल प्राप्त हुए। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा क्या है, बी है। बी कैसे है, क्योंकि थोड़ा बता दें, कुणाल जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित कुणाल एक अत्यंत पूर्व हड़प्पाई पुरातात्विक स्थल है। क्या है, कुणाल क्या है, पूर्व हड़प्पाई है। क्या है, पूर्व हड़प्पाई स्थल है, पूर्व हड़प्पाई स्थल है। ठीक, इसका हमेशा ख्याल रखिए, पूर्व हड़प्पाई स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। यहाँ से 4000 ईसा पूर्व जो रहमान डेयरी के समकालीन के अत्यंत दुर्लभ निधि प्राप्त हुई, जिसमें चांदी के 2 मुकुट, उत्कृष्ट सोने का आभूषण और 12000 से अधिक अर्ध कीमती पत्थरों के माइक्रोबीट शामिल है। यह असाधारण खोज यह प्रमाणित करती है हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण के उद्भव से बहुत पहले ही इस क्षेत्र में उन्नत धातुकर्म, पादानुक्रमित समाज, ठीक, अभिजात वर्ग के मुकुट के अस्तित्व के साथ और दूरगामी व्यापारिक नेटवर्क स्थापित हो चुके थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहते हैं, सब संदर्भ क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से किस भौगोलिक परिदृश्य को दर्शाता है। गंगा यमुना का क्षेत्र, विंध्य और सतपुड़ा के बीच का क्षेत्र, दक्षिण भारत कृष्णा और गोदावरी बेसिन का क्षेत्र, या उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब का क्षेत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदी सरस्वती सहित प्रवाहित। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा यही होगा, क्या है, ठीक, सब संदर्भ अर्थात 7 नदियों की भूमि ऋग्वैदिक आर्यों के मुख्य और सबसे प्राचीन भौगोलिक विस्तार क्षेत्र है। यह भौगोलिक परिदृश्य मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत अविभाज्य पंजाब क्षेत्र शामिल था। इन 7 पवित्र नदियों में जैसे सिंधु थी हमारी, सरस्वती थी, पंजाब की 5 नदियाँ कौन, सतलज थी, ब्यास थी, रावी थी, अश्विनी थी, वितस्ता थी, जिसे झेलम कहा गया। ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना द्वारा मध्य भारत तक नहीं हुआ था। यही कारण है कि ऋग्वेद में गंगा केवल 1 बार और यमुना केवल 3 बार उल्लेख मिलता है, जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया, जिसे नदिये तमा माते तमा कहा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर
23 क्या कहता है, पुरातात्विक साक्ष्यों और उनके संबद्ध स्थलों को सम्मिलित करें। सबसे पुराना कार्बन डेटेड हड़प्पाई स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर 500 हेक्टेयर, पूर्व हड़प्पाई सील रहमान डेयरी सामान, गोदीवाड़ा और समुद्री संग्रहालय। चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लगा लेंगे आराम से। हमारा जो कार्बन डेटिंग वाला सबसे पूरा भी ये पहला क्वेश्चन हमारा था। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, मैंने बताया था ना, ये हमारा आएगा, इसमें आ जाएगा हमारा क्या, एकट्टू भिराना आ जाएगा, ठीक। और हड़प्पा का सबसे बड़ा ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या है, बीकवन। ये हमारा बीकवन हमारा आ जाएगा क्या, राखीगढ़ी, ठीक। अब आते हैं गोदीवाड़ा जो है ये हमारा लोथल आ जाएगा, कुणाल, सी का 4, डी का 3, ठीक। तो हमारा ये सही है, ठीक। 23। 24 हमारा क्या कहते हैं, भिराना के उत्खनन में जल संचयन और शोधन की अत्यंत उन्नत प्रणाली मिली। रेत, बजरी और चारकोल की परतों से जल शुद्धिकरण कारण मानसून के बदले पैटर्न और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रारंभिक हड़प्पाई लोगों ने जल प्रबंधन की तकनीकें विकसित की, जिससे जलवायु परिवर्तन के बावजूद सभ्यता का अस्तित्व बना रहा। इसमें क्या, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका क्या सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमारा, 24 हमारा क्या कह रहा है, 24 कह रहा है क्या, 24 में हमारा के भिराना के उत्खनन से जल संचयन और शोधन की अत्यंत उन्नत प्रणाली मिली है, रेत, बजरी और चारकोल की परतें मिली हैं, ये बात तो सही है। चलिए हमारा कथन एक सही है। फिर रीज़न क्या रहा है, क्योंकि मानसून के बदले पैटर्न सूखे की स्थिति निपटने के लिए प्रारंभिक हड़प्पाई लोगों ने जल प्रबंधन की तकनीकें विकसित की, जिससे जलवायु परिवर्तन के बावजूद सभ्यता का अस्तित्व बना रहा। इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए 24 का ए, ठीक है। क्योंकि हरियाणा का जो भिराना है यहाँ विस्तृत उत्खनन से जल प्रबंधन के अत्यंत उत्कृष्ट परिष्कृत और आश्चर्यजनक नमूना मिला, जहां पानी को शुद्ध करने के लिए कुआं और जलाशयों में रेत, बजरी और चारकोल की परतों वाली उन्नत निस्पंदन प्रणाली का उपयोग किया गया था, ठीक। पूरा जलवायु विज्ञान के शोध बताते हैं कि मानसून के पैटर्न में बदलाव, वर्षा की कमी का क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ था। इस संकट का सामना करने के लिए आरंभिक हड़प्पावासियों ने जल संरक्षण और शुद्धिकरण की ऐसी नवीन अवैज्ञानिक तकनीकों का विकास किया, जिसने उन्हें जलवायु परिवर्तन के बावजूद सहस्त्राब्दियों तक वहां अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सक्षम बनाया, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा आते हैं 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विदुषी महिलाएं ऋग्वैदिक काल संबंधित जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है, गार्गी। कौन कौन सही, 1 2 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, कौन सही है, चलिए बताइए कौन सही है। इसका हमारा सही है सी क्यों सही है भाई, सी क्यों सही है, ठीक, क्यों सही है, क्यों, देखिए ऋग्वैदिक समाज यद्यपि एक पितृसत्तात्मक समाज था, ये तो, लेकिन सामाजिक पदानुक्रम महिलाओं की स्थिति अत्यंत उन्नत और सम्मानजनक थी। वे न केवल शिक्षा प्राप्त करती थी बल्कि विधत अन्य सभाओं की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेती भी थी। ऐसे कई विदेशी महिलाएं जिन्हें ऋषिका कहा जाता है, ऋग्वेद की जटिल दार्शनिक ऋचाओं की रचना, जिनमें अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है, विश्वारा है। गार्गी का संबंध ऋग्वैदिक काल से नहीं है, इसलिए क्योंकि गार्गी बाद के काल की है ना, गार्गी क्या है, गार्गी उपनिषद काल की है, क्यों उपनिषद काल की, जिसे उत्तर वैदिक काल, ठीक, इसलिए ये सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, पुरातात्विक स्रोतों में भस्म टीलों का भौगोलिक वितरण मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दक्षिणी डेक्कन, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मालवा पठार, कश्मीर घाटी। क्वेश्चन नंबर 26, ये ऊपर अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसका आंसर दे लेंगे आप। इसका आंसर हमारा क्या होगा, दक्षिणी कर्नाटक, डेक्कन, ठीक। क्योंकि भस्म टीले भारतीय पुरातत्व क्षेत्र में अत्यंत विशिष्ट और क्षेत्रीय घटना है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत, विशेषकर दक्षिणी डेक्कन पठार और भौगोलिक रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पुरातात्विक स्थलों में बुधियाल, उतनूर, कुब्गल, पलवाय प्रमुख शामिल हैं। ये टीले नवपाषाण कालीन पशुपालक समुदायों द्वारा अपने मवेशियों और गोबर के अन्य जैविक कचरे को अनुष्ठानिक या नियमित रूप से विशाल मात्रा में जलाने के परिणाम स्वरूप बने हैं। रेडियो कार्बन जो डेटिंग के अनुसार ये 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व कालखंड से संबंधित हैं, ठीक।
फिर क्वेश्चन नंबर अपने 26 पे आ जाते हैं हम। 26 क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 क्या कह रहे हैं? 27 कह रहे हैं ताम पाषाणिक संस्कृति के पतन के कारणों का सबसे उपयुक्त विश्लेषणात्मक निष्कर्ष क्या है? विदेशी आर्यन आक्रमणकारियों द्वारा इन बस्तियों को नष्ट किया गया। 1200 ईसा पूर्व के आसपास वर्षा में भारी कमी, कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमराई, अधिकांश बस्तियां जैसे इनाम गांव वीरान हो गया। हड़प्पा के नगरीकरण के प्रभाव में ये बस्तियां शहरों में बदल गई। लोहे की खोज ने अचानक तांबे का उपयोग समाप्त कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 का हमारा ए बी, क्योंकि 1200 ईसा पूर्व के आसपास वर्षा में भारी कमी, कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमराई, अधिकांश बस्तियां जैसे इनाम गांव वीरान हो गई। इसका ठीक है। जलवायु के इस रूखेपन ने उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप लोगों ने अपनी बस्तियों को मजबूर होकर छोड़ना पड़ा और वापस खानाबदोश पशुचारण जिंदगी में वो लौट गए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं हमारा? ऋग्वेद के मंडलों और उनके रचयिता विशेषताओं का सही मिलान करें। पुरुषोक्त, अधिकांश ऋचाओं के रचयिता, गायत्री मंत्र, ऋग्वेद। ये तो आराम से मिला लेंगे आप लोग। इसका हमारा ए आता है, मिला लीजिएगा आप लोग कौन सा क्या है क्या नहीं। ए कवन पुरुष सूक्त 10वें मंडल में आता है। बी का 2 अधिकांश ऋचाओं अंगिरस कण इसी परिवार से गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में आते हैं। और ऋग्वेद 1028 सूक्त 10 मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 29, मालवा संस्कृति के पुरातात्विक स्थल नवदा टोली को उत्खनन किसके नेतृत्व में, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ए एडी संकालिया, गोल आयताकार झोपड़ियों का स्तर, कृषि को विस्तृत साक्ष्य, बेबीलाल ओकर कलर पॉटरी प्राप्त हुई, जॉन मार्शल विशाल अन्नागार मिला, दयाराम साहनी मालवा क्षेत्र का एकमात्र नकली केंद्र मिला। ठीक, क्या इसमें सही है? चलिए बताइए 29 में क्या सही है? 29 का क्या सही है? 29 का हमारा सही है ए। क्या सही है? ए। ठीक, ए सही है। ठीक, एच डी संकालिया ने नवदा टोली को उत्खनन करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर गोल आयताकार झोपड़ियों कई स्तर और कृषि के विस्तृत साक्ष्य यहाँ हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ दक्कन कॉलेज के प्रख्यात पुरातत्वविद थे, कौन? एच डी संकालिया। ठीक है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्रुति ग्रंथों वेद को दैवी श्रवण का आधारित माना जाता है, स्मृति के विपरीत। प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा रीत, ब्राह्मणी नैतिक व्यवस्था और सत्य पर आधारित कर्तव्य बोध था। सदाचार का उपयोग तब कानून के स्रोत के रूप में होता था जब श्रुति और स्मृति किसी विषय पर मौन हो। केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 और 3, 1 और 1 2 3। क्या इसमें सही है बताइए? श्रुति ग्रंथ वेद को दैवी श्रवण का आधारित माना जाता है, स्मृति के विपरीत। ये सही है। प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा रीत, ब्राह्मणी नैतिक व्यवस्था और सत्य पर आधारित कर्तव्य बोध है। ये भी सही है। सदाचार का उपयोग तब कानून के स्रोत के रूप में होता था जब श्रुति और स्मृति किसी विषय पर मौन हो। तो अर्थात हमारा 1 2 3 तीनों सही है। ठीक ठीक। इसकी अगर मान लीजिए व्याख्या कर, जैसे जो प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्र है और धर्मशास्त्र की वैचारिक नींव श्रुति, जैसे वेद ब्राह्मण उपनिषद को दैवी रूप से ऋषियों द्वारा सुना गया ज्ञान अपरिवर्तनीय और शाश्वत माना जाता है, जबकि स्मृति जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति मानव रचित है जो समय और युग के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। प्राचीन भारत में धर्म का अर्थ बहुत व्यापक और समावेशी था। यह केवल पूजा पाठ या कर्मकांडी नहीं था, बल्कि रीत, सृष्टि का शाश्वत नैतिक भौतिक नियम और सत्य का आचरण को बनाए रखने का सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्य था। न्यायिक प्रक्रिया में जब श्रुति और स्मृति दोनों किसी नवीन या जटिल विवादित विषय पर दिशा निर्देश देने में असमर्थ होते थे, तब सदाचार के सेठ जनों, संतों या विशिष्ट समुदाय का उच्च नैतिक आचरण को कानून को एक वैध और बाध्यकारी स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता था। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक, 30 क्वेश्चन का हमारा MCQ। रोज हम एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट का लेकर चलेंगे और हम 3 चीज़ें लेकर चलेंगे। एक जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है पेपर फर्स्ट में आज व्यवस्थापिका, उसे कंप्लीट कर दिए हैं और उसके बाद उसका जो MCQ है उसे भी हमने लगवा दिया है। ठीक है, और फिर क्या है कि उसका MCQ भी लगा 50 क्वेश्चन का था, और हमारा जो सब्जेक्ट का और उसका जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर
इसके साथ ये जो वीडियो है ये भी अपलोड होगा, वो भी अपलोड, इसका मॉडल पेपर भी आप देख लीजिए कि स्टैंडर्ड लेवल का है, उसे आप फॉलो करिए। बताइए कैसा मॉडल पेपर बनाया है मैंने, बताइए। और हमारे सब्जेक्ट में जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो इसकी जीडीसी हायर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी भाई बताएं कि क्या लेवल ठीक ठाक है सवाल का, या फिर और लेवल को और टफ करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से।